हाँ, तो सारे हथियारों से लैस होकर मैं अपनी बात कह रही हूँ पूरी सुरक्षा के साथ कि आप सभी ने बहुत अच्छा पढ़ा। और जैसा कि सतीश जी ने कहा कि ममतामयी है, तो मैं बहुत आलोचना नहीं करूँगी, कमियाँ नहीं निकालूंगी, क्योंकि ये काम सुमित जी और सविता जी कर चुकी हैं, तो मैं उसको दोहराऊंगी नहीं। हाँ, लेकिन जो मैंने नोट किया कि सबसे ज़्यादा शायरी यहाँ पढ़ी गई। अगर विधाओं की बात करें तो कितने शायर हैं यहाँ पर? एक ही शायर है। पढ़ा सबने गजल ही है, सभी ने शेर बोले हैं। अच्छा, तो छंद कितने लोग लिखते हैं? छंद भी नहीं लिखते, शायरी भी नहीं लिखते, तो फिर क्या लिखते हैं? लिखते तो है, पर ये नहीं पता ना ये छंद है या क्या है या कुछ है। अभी ये मैं इसी पर अपनी बात कह रही हूँ कि शायरी की तरफ रुझान सबका बहुत ज़्यादा है। बेशक लोगों ने हाथ नहीं उठाया, लेकिन सब अपने आप को शायर मानते हैं। और ये बात कई लोगों ने अपनी शायरी में कही भी कि हम सुखनवर हैं, तो बहुत अच्छी बात है। सुमित जी जैसे शायर हमारे बीच मौजूद हैं, तो मैं शायरी के लिए कुछ कह नहीं सकती। शायरी मैं भी करती हूँ, लेकिन छंदों की तरफ हमारा रुझान, हिंदी छंदों की तरफ रुझान बहुत कम है नई पीढ़ी का। और हम सबको इसके लिए आगे आना होगा। तो क्या क्या दिक्कतें आती है कि हम छंद नहीं लिखते, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ। आप बताइए जी। नहीं, मैं मैडम छंद लिखना नहीं चाहता है। चाहते नहीं है? कौन है जो लिखना चाहता है लेकिन लिख नहीं पाता? हाँ बताइए, तो क्या समस्या आती है? ऐसे कोई समस्या नहीं, लिखता हूँ आज। अच्छा, शायरी में जो मैंने नोट किया कि बहर में बहुत कम थी शायरी, तो मापने की समस्या है, शायद मात्राओं की जानकारी का अभाव है। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी नहीं है ना जो ये सिखा रहा हो, ये चीज के बारे में पता ही नहीं। तो मात्रा के बारे में जानकारी हम किसी अगले वर्कशॉप में देंगे। लेकिन मैं जो बात कर रही हूँ छंद की, तो मैं ऐसे छंद के बारे में आपको बता रही हूँ जिसमें मात्रा की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा छंद जिसमें मात्रा की ज़रूरत नहीं है वो बहुत आसान है। और सबसे बड़ी बात कि हिंदी मंचों पर अगर हम सुनेंगे तो वो छंद ही सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। जितने भी बड़े कवि हैं, खासतौर पे वीर रस के कवि हैं, वो घनाक्षरी जरूर पढ़ते हैं। तो घनाक्षरी वो छंद है जिसमें मात्रा की गिनती की आवश्यकता नहीं है। तो मैं उसी के बारे में आपसे बात कर रही हूँ कि वो कैसे लिख सकते हैं हम बिना मात्रा की जानकारी के, क्योंकि उस छंद में व्यंजन की गिनती होती है, मात्रा की नहीं होती। व्यंजन की गिनती कैसे? आप का, अगर हम शायरी की बात करें तो आ 2 हो गया, प 1 हो गया और का 2 हो गया, 2 1 2 आपका। लेकिन हम व्यंजन की जब बात करते हैं तो आपका मतलब 3, आ 1 प 1 का 1। तो इसमें मात्रा की जानकारी की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो घनाक्षरी लिखना बहुत आसान है, क्योंकि व्यंजन की जानकारी तो हम सभी को है, हम गिन सकते हैं, मात्रा बेशक हमें ना आती हो। अब घनाक्षरी के बारे में मैं पहले थोड़ा सा और बता देती हूँ कि ये 4 पंक्तियों का छंद होता है। घनाक्षरी 4 पंक्तियों में लिखा जाता है। जैसे हम शायरी में काफिया मिलाते हैं, ऐसे आखिरी में इसमें भी तुकांत मिलाया जाता है। तो तुकांत मिलाना तो जितने भी लोग शायरी करते हैं उनको आता ही है। मैं मान के चलती हूँ कि शायरी कर रहे हैं तो आपको पता है कि काफिया कैसे मिलाया जाता है, उसी को हम हिंदी में तुकांत कह देते हैं। तो तुकांत मिलाकर हम उसका अंत करते हैं। रदीफ की तरह, रदीफ भी हो सकता है उसमें, ना भी हो तो भी चलेगा। तो एक पंक्ति में कितने व्यंजन होने चाहिए? एक पंक्ति में, किसने बोला 16? 16 नहीं, एक पंक्ति में 31 व्यंजन होते हैं। उसको 16 और 15 में डिवाइड कर देते हैं, बीच में कॉमा लगा देते हैं। लेकिन ये आजकल का स्वरूप है, जो मूल स्वरूप है वो है 8 8 8 और 7। 8 के बाद कॉमा, कॉमा मतलब यति कहते हैं उसे, 8 के बाद यति, फिर 8 के बाद यति, 8 के बाद यति और फिर 7। तो ऐसे 31 व्यंजन होते हैं। लेकिन तरन्नुम में गाने वाले उसको 16 और 15 भी कर देते हैं ताकि बीच में टुकड़ा ना हो कोई। तो 31 व्यंजनों का छंद होता है, 4 पंक्तियों का छंद होता है, अंत में तुकांत मिला देते हैं। और ये 12-13 तरह के होते हैं घनाक्षरी छंद भी, जिसमें मात्राओं में थोड़ा बहुत फर्क होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चलता है वो है मनहरण छंद। तो उसमें ये 31 का आंकड़ा होता है। और अंत में कोशिश करें कि 1 2 आए। मात्रा की सिर्फ इतनी सी इसमें ये होती है कि आखिरी में 1 2 आए। जैसे सुमित जी ने कहा कि आप एक पढ़ के बता दीजिए, तो मैं एक छंद पढ़ देती हूँ। खूबसूरती की जहाँ बात आई वहाँ तुम
मन चले मन से कसीदे पढ़ते रहे। खूबसूरती की जहाँ बात आई वहाँ तुम मन चले मन से कसीदे पढ़ते रहे। बात आई मान प्यारे और प्रतिदान की तो, बात आई मान प्यारे और प्रतिदान की तो नारियों पे बेतु के लतीफे पढ़ते रहे। पुत्र शारदे का तुम्हें कैसे भला माने तुम, छंद अश्लील बेसली के पढ़ते रहे। कवि धर्म भूल कर कविता के मंच पर लड़की फंसाने के तरीके पढ़ते रहे। कवि धर्म भूल कर कविता के मंच पर लड़की फंसाने के तरीके पढ़ते रहे। तो इसमें 31 चारों पंक्तियों में ऐसा है। और पढ़ते रहे, र एक और हे दो, आखिरी में 1 2, इतनी सी मात्रा का इसमें ध्यान रखना है। तो बहुत आसान छंद है और मन हरण घनाक्षरी इसको कहते हैं, क्योंकि इसकी जो धुन है वो मन को हरने वाली होती है। जैसा आप लोगों को लगा होगा कि बहुत अच्छी धुन है ये, तो ये इसकी परमानेंट धुन है जिसको अब नए नए तरन्नुम में भी अब गाने लगे हैं। लेकिन आप इस धुन को पकड़कर भी अगर लिखेंगे तो बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। होली आ रही है, सभी को मैं अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। और होली हो और हास्य ना हो ऐसा नहीं होता। तो एक छंद, काले रंग में पुत गए भैया हमरे हाय, काले रंग में पुत गए भैया हमरे हाय, भौजी पहचानी नहीं डंडा दिया बजाए, डंडा दिया बजाए निकाला घर से जल्दी, लागी सर पर चोट कहे अब मल दो हल्दी। और सुनकर के आवाज हंसे सारे घर वाले, सुनकर के आवाज हंसे सारे घर वाले, भौजी बोली आज हुए तन के भी काले, भौजी बोली आज हुए तन के भी काले। ये कुंडलिया छंद है। शुक्रिया। और होली की ही बात आ रही है तो मैं और शेरो शायरी भी पढ़ देती हूँ, वरना कहेंगे कि ये विरोध कर रही है शेरो शायरी। होली की ही बात करूंगी कि सुर्ख मोहब्बत का रंग छाया होली में, सुर्ख मोहब्बत का रंग छाया होली में, क्यों कर तूने दिल धड़काया होली में। सुर्ख मोहब्बत का रंग छाया होली में, क्यों कर तूने दिल धड़काया होली में, पाती भेजी तूने टेसू भर भर कर, पाती भेजी तूने टेसू भर भर कर, मेरा पूरा घर महकाया होली में, मेरा पूरा घर महकाया होली में। और इसी का आखिरी शेर है कि लाल गुलाल उड़ाया ख्वाबों पर मेरे, लाल गुलाल उड़ाया ख्वाबों पर मेरे, आकर रंग तू कंचन काया होली में, आकर रंग तू कंचन काया होली में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।